हाँ ओके बेटा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। काइंडली ज्वाइन अगेन। मैं लिंक दोबारा भी भेज देता हूँ, लिंक सेम ही है, मैंने फिर भी दोबारा भेज दिया आपके जूम क्लास पे, क्योंकि वो 40 मिनट के बाद वो कहते हैं ब्रेक किया करें आप लोग। तो चलें मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर आई होप सो हो चुकी होगी और आप सब देख सकते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग थे ईटीएल एंड द ईएलटीएल प्रोसेस के डिफरेंस के ऊपर। ये इंशाल्लाह इन डिटेल दोबारा भी आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा और कहूंगा नोटपैड ओपन करके मुझे लिख के बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईटीएल एंड द ईएलटीएल प्रोसेस। तो इसको जरा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो हम लोगों ने ईटीएल को डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, बट ईएलटीएल is for big organization that wanted to store their data warehouse, that wanted to manage their data warehouse separately। ठीक है, तो वो लोड करेंगे इन टेरा डाटा। पहले लोडिंग कहाँ हुई, टेरा डाटा। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुई, फ्रॉम सेमी स्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड इन टेरा डाटा। सो वो सारे ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट इधर भी सेम होंगे सारे और इधर भी सेम होंगे। कर क्या रहे हैं हम, सेमी स्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी अनस्ट्रक्चर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा, जस्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दोबारा लोड। लोड कहाँ होगा, अब टेरा डाटा से होगा फ्रॉम, ये देखें, फ्रॉम टेरा डाटा टू कहाँ करेंगे, अब करेंगे इस स्टेप पे हम टैबलो या पावर बीआई को यूज करते हुए, या इसके अलावा भी और सारे इनसाइट्स के सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईटीएल एंड ईएलटीएल। तो ये दो प्रोसेस हैं। लेकिन ELTL में वो इन्वॉल्व टेरा डाटा। दिस इज फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट ए कॉस्ट इफेक्टिव solution. If we need a cost effective solution for small organization, we will go for ETL, जिसके अंदर just we have to bear the monthly yearly cost of Tableau या Power BI, ठीक है। so Power BI जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का सॉफ्टवेयर है और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और सबसे पॉपुलर है भी ये इस वजह से क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। टैबलो बेसिकली आप ये कह लें कि एक ब्रांड था जिसे पावर बीआई ने आके जो है कट किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तो टैबलो, पावर बीआई ने क्या किया, पावर बीआई ने यही काम किया कि उसने ईटीएल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने पास, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी था। तो टैबलो को भी ईटीएल प्रोसेस में जाना पड़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन भी देनी पड़ी एक ही जगह पे, और प्लस कॉस्ट भी इनको अभी कम करनी पड़ी। बट फिर भी ये टैबलो इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन, सॉरी, कॉस्टली देन पावर बीआई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मार्केट सॉफ्टवेयर्स। इनमें आप डिफरेंस देख भी सकते हैं। पावर बीआई का जो ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है या सॉफ्टवेयर है या आप कह सकते हैं प्रोसेस है सारा, वो सेपरेट है। टैबलो उसी में ही ट्रांसफॉर्मेशन भी दे देता है और इनसाइड्स के लिए भी दे देता है। पावर बीआई कहता है जी कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी सॉफ्टवेयर परचेज करें। लेकिन फिर भी पावर बीआई इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू टैबलो एंड अदर डाटा इनसाइड सॉफ्टवेयर। दैट इज वाई पावर बीआई इज मोर पॉपुलर इन नाउअडेज इन मार्केट, ठीक है। सो मैंने बहुत डिटेल में कोशिश की आपको समझाने की द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ईटीएल एंड द ईएलटीएल प्रोसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये टर्मिनोलॉजीज आगे इन डिटेल में दोबारा आएंगी, लेकिन तब आपकी क्लास में से मैं पूछूंगा डिफरेंट स्टूडेंट से कि इनमें डिफरेंस बताएं, जो कि हमने इन डिटेल अभी डिस्कस भी किया है। ओके, so we have a web store, central store and the store. These all stores are the different branches of one, you can say the company, the organization. नंबर वन इज ऑर्डर प्लेस ड्यूरिंग स्टोर हॉर्स 9 to 5। 9 से 5 जितने भी ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, बेसिकली हम उनको डे -1 में डे -1 का डाटा लेके जा रहे हैं 9 से 5 तक का, मतलब 5 बजे हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा लोडिंग एक्सट्रैक्शन का। बेसिकली डाटा फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑर्डर इज स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन डाटाबेस। ये वो वाली एप्लीकेशन डाटाबेसेस हैं जो कि सीक्वल के अंदर बनी हुई है, फ्रंट एंड है, आप कह सकते हैं वेब एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर यू नो द डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, जो कि सॉफ्ट आपने इंट्रोडक्शन डाटाबेस में भी पढ़ी थी। देन उसके बाद क्या होगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी फॉर द डाटा आर सेंड टू द डाटा वेयर हाउस एट मिडनाइट एंड परचेज ट्रांजैक्शन ओल्डर देन 30 days। जितना भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होंगी
मीन्स के 30 डेज से ज़्यादा वाली और day-1 वाली वो सारी यहाँ स्टोर होती जाएंगी, और जो ट्रांजेक्शन होगी बैक इन 30 डेज वो माइनस होते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई 5 ईयर्स का डाटा नहीं रख रहे हैं हम। वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर द डाटा ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ। हम जस्ट मंथली बेसिस पे डाटा को अपडेट कर रहे हैं और डिस्कार्ड कर रहे हैं। मंथली बेसिस पे ही उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनसाइट जनरेट कर रहे हैं। द डाटा वेयर हाउस रिटेन्स हिस्टोरिकल डाटा, इट डजेंट डिलीट इट। जो इसके पास हिस्टोरिकल डाटा होगा, मतलब हिस्टोरिकल डाटा कौन सा कह रहे हैं हम, 29 डेज का, 30 डेज का, वो हिस्टोरिकल हो गया ना, पुराना हो गया। तो वो ये मेंटेन रखेगा। तो हम इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं जी, नहीं अब मुझे 1 ईयर का डाटा स्टोर करके रखना है, और बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर जो है वो हमने एनालिटिकल प्रोसेसिंग करनी है। जनरल ओवरव्यू ऑफ द डाटा वेयर हाउस, वी हैव ऑपरेशनल डाटा, द ट्रांजैक्शनल डाटा, then we do extraction, cleansing, aggregation. These all are the concept written in data transformation. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, देयर इज नॉट ओनली वन कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, जो हम डिटेल करेंगे भी सही। देन वी हैव की बिजनेस डायमेंशन, देन इन द डाटा वेयर हाउस में हम डाटा को जो है ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और ये जितना प्रोसेस आपको दरमियान में शो हो रहा है इस लाइन के ऊपर, ये सारा प्रोसेस हम बेसिकली कहाँ करते हैं, टेराडाटा में ही करते हैं, डाटा वेयर हाउस में। We have online transactional processing and the online analytical processing concept. Transactional means the operational data, the current data, the real-time data. The OLAP are the queries that are executed on the transactional data, the day-1 data in data warehouse, and we generate some insight and show that insights using Tableau and Power BI software as a dashboard. We have the difference between OLTP and OLAP. In OLTP, the data content is current values, the real-time values. But in data warehouse, we have data content as historical data, summarized data, calculated data. The data that we want to store. अब ये नहीं हो सकता कि सारा डाटा ही हम स्टोर करने लग जाए। वो कॉलम्स का डाटा, उन वैल्यूज का डाटा, उन लेबल्स का डाटा, वो डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर आवर इनसाइट्स, जस्ट हम वही लेके आएंगे डाटा वेयर हाउस में, हम सारा नहीं लेके आएंगे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, application by application, it differ application by application. In data warehouse, subject areas across enterprise. So subject, आपको याद होगा कि हमने इनमोन की डेफिनेशन में देखा था सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो वी गो सब्जेक्ट ओरिएंटेड अक्रॉस इंटरप्राइज। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा कि अभी हमने डाटा मार्ट्स की भी बात की, अब ये भी सिनेरियो हो सकता है कि जस्ट टीचर्स की इनसाइट्स ही जनरेट करनी है, तो हम स्टूडेंट का डाटा डाटा वेयर हाउस में लेके ही नहीं जाएंगे फ्रॉम द ट्रांजेक्शनल डाटा बेस। ठीक हो गया। The nature of data is dynamic in OLTP, but in data warehouse static until refresh. जैसा कि day-1 का डाटा होगा तो 24 आवर के बाद ही रिफ्रेश होगा, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं डे के अंदर 2 टाइम्स उसको रिफ्रेश कर लें, अपने डाटा को अपडेट कर लें, मॉडिफाई। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली हम उसे अपडेट कर रहे हैं। क्या हम day-1 पे जा रहे हैं, day-2 पे जा रहे हैं, आफ्टर 12 आवर्स हम उसको अपडेट कर रहे हैं। In data manipulation, the update on a field by field basis. हम अपडेट करते हैं यूजिंग, मैनिपुलेट करते हैं फील्ड बाय फील्ड, बट इन डाटा वेयर हाउस वी एक्सेस यूजुअली नो डायरेक्ट अपडेट। हम डायरेक्ट अपडेट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी डाटा आएगा वो ट्रांजैक्शनल डाटा होगा, और day-1 का होगा, 12 आवर माइनस का होगा, 6 आवर माइनस होगा, 2 डेज माइनस होगा। ठीक है, day-2 का डाटा होगा। बट ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, day-1 को ही यूज करती हैं। सो एक तरह का आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड बाय फैक्ट बना हुआ है day-1 डाटा। ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास द यूजेज है। इन OLTP वी हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड रिपीटेटिव प्रोसेसिंग, क्लरिकल यूजर। अब मैं रिपीटेटिव प्रोसेसिंग, एक ही प्रोसेस को बार बार कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ATM मशीन में जाता हूँ और वहां से एक ही दिन में 2 दफा मैं 1000 का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू मेरे पास सेम है, बट रिपीट कर रहा हूँ सेम प्रोसेस को। In data warehouse, highly structured data, analytical processing, knowledge user. सो हमारे लिए इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई इंसाइट्स जनरेट होगी, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन बनेगी, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कोई अपना बिजनेस डिसीजन इन फ्यूचर करेंगे। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ OLTP इज क्रिटिकल, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सब सेकंड्स के अंदर हमें रिस्पॉन्स टाइम चाहिए इसमें। और डाटा वेयर हाउस में थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि डाटा हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट में होता है। सो सेवरल सेकंड्स टू मिनट्स ये रिस्पॉन्स टाइम है सॉफ्टवेयर का।
जो हमें रिस्पॉन्स करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, जो भी हम क्यूरी करते हैं उससे। अपडेट्स इन OLTP आर रियल टाइम, आपको पता है रियल टाइम अपडेट्स हो रही होती हैं। और जो डाटा वेयर है उसमें बैच अपडेट, एनीवन फ्रॉम क्लास जो कि बैच अपडेट को एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट इज बैच अपडेट। आपको क्या समझ आती है इस टर्मिनोलॉजी से? प्लीज रेज हैंड। बेटा बैच अपडेट क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? इसको बेसिकली इस नाम से आप देख लें, वी हैव द करेक्टरिस्टिक ऑफ अपडेट। हमारे पास OLTP में रियल टाइम है और डेटा वेयर उसमें बैच है। मैंने नहीं बताया हुआ शायद पहले आपको, मैं पूछ रहा हूँ कि शायद आप मुझे ठीक ही बता दें। सर बैच अपडेट्स में मतलब ग्रुप में हम डाटा को अपडेट करते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप। रियल टाइम में तो ये होता है ना कि साथ साथ डाटा अपडेट हो रहा होता है। बैच में हम वेट करते हैं कि एक हाँ ग्रुप कंप्लीट हो जाए तो फिर फहीम, हम उसको एक साथ इकट्ठा। फहीम वेरी गुड बेटा। और OLTP में जो अपडेट्स हैं वो रियल टाइम है और 1 by 1 है। मतलब मैं एक यूजर हूँ तो मैं सिर्फ अपनी अपडेट्स कर रहा हूँ, आप एक यूजर है तो अपनी कर रहे होंगे। बट बैच अपडेट मीन्स कि मेरी आपकी जितने भी यूजर्स का डाटा होगा वो इन बैच हम लेके जाएंगे डाटा वेयर हाउस में। 1 by 1 तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से डाटा मौजूद होगा जो कि स्टोर्ड होगा इन हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर पे, जो कि हमारे डाटाबेस के सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन होंगी उसके अंदर। अभी अगर हम यही एग्जांपल देख लें दोबारा से, तो इस वेब वेस्ट स्टोर के अंदर 500 यूजर ने ट्रांजैक्शन की पर डे, सेंट्रल स्टोर में 250 ने की, ई स्टोर में 100 यूजर ने की। बट वो जो 100 यूजर होंगे वो 1 by 1 होंगे ना, अलग अलग होंगे, जो करेंगे डिफरेंट टाइम के अंदर ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा होगा वो बैच के अंदर होगा, एक ग्रुप के अंदर होगा, जैसे कि फहीम ने भी टर्म यूज की, बिल्कुल ठीक की। ठीक है, आई होप सो वी हैव द क्लियर व्यू बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द OLTP and the OLAP terminologies. Then we have three type of enterprise data. One is uh, place an order, schedule customer shipment, receive customer payment. So ये क्या तीन different phases हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज डाटा मीन्स एंटरप्राइज सेम है, बिजनेस सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बट उसी बिजनेस में तीन फेजेज हैं। जैसा कि हम इसको को रिलेट कर सकते हैं, जब आप आए थे यूनिवर्सिटी में, आप डायरेक्ट आके सेमेस्टर में तो नहीं बैठ गए थे, आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, दिस इज प्लेस एन ऑर्डर। आपको कोई शेड्यूल दिया था, आपको कोई इंटरव्यू हुआ था, कोई टेस्ट हुआ था, कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स थी जिसकी बेस पे आपको फिर एडमिशन दिया था। और फिर जब आपको एडमिशन मिल गया तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। सो प्लेस एन ऑर्डर, शेड्यूल कस्टमर शिपमेंट, रिसीव कस्टमर पेमेंट। तो तीन फेजेस हैं, तीन टाइप्स हैं एक इंटरप्राइज डाटा की। तो इन तीनों को अलग अलग हम लेके आ रहे हैं, सॉरी इकट्ठा इंटीग्रेट करके लेके आ रहे हैं अपने डाटा वेयर हाउस में। अब हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो बेसिकली ये भी कर सकते हैं बेटा कि मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए इसमें से, कुछ कॉलम इसमें से और कुछ इसमें से, सारा डाटा नहीं चाहिए। तो मैं इन तीनों को इंटीग्रेट करके यहाँ पे एक नया टेबल रिलेशन बना के उसमें स्टोर कर सकता हूँ और उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकता हूँ। We have a class activity, what to put in data warehouse. You own a cruise ship company and want a data warehouse created for the company. What do you choose to be major area that you want to cover in your data warehouse? You will still have to justify the area you choose. जी खुजैमा प्लीज इसमें कुछ पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? मैं कहने भी लगा था। जी खुजैमा बताएं। जी खुजैमा प्लीज। सर वो जो लास्ट स्लाइड के अंदर आपने टेबल वाली बात बताई है ना, काइंडली एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। यहाँ पे देखें खुजैमा, अब मेरे साथ मतलब अनम्यूट ही रहे। यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या आ रहा होगा, एक फ्रंट एंड के ऊपर कुछ प्लेस हो रहा होगा डाटा ना। ठीक हो गया, फ्रंट एंड के ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड होगा, जैसा कि आपके ठीक सर। रजिस्ट्रेशन वाले रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा ओके होगा, सर। जो ऑर्डर प्लेस हुआ उसकी शिपमेंट हो रही है, उसका कोई इंटरफेस होगा, कोई डाटा होगा कि शिपमेंट किस बंदे ने की, किस टाइम पे की। वो जो आप जाते हैं TCS में भी, वहां पे भी आपको एक जो शिपमेंट की डिटेल होती है वो बताई जाती है कि कब तक ओके पहुंचेगा। सर। फिर आपका ऑर्डर आगे पहुंच गया तो वहां पे भी कोई रिसीविंग होती है, कोई डाटा बेस उसकी बनती है कि ये ऑर्डर इसने रिसीव किया, इस टाइम पे किया, इसका ये फोन नंबर है। ठीक है, इसी तरह ही होता है ना नोटेड सर, प्रोसेस। ठीक। ये डिफरेंट प्रोसेस है बट बिजनेस तो एक ही है ना, TCS है जैसे बिजनेस एक ही है, उसके प्रोसेस डिफरेंट है। सर अब समझ आ हम गई सर। अब हम इन तीनों मतलब सेम बिजनेस, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डेटाबेसेस, टेबल डिफरेंट है, कॉलम डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इंटीग्रेट करके लाऊं और जो भी मेरा बिजनेस क्वेश्चन है उसे मैं आंसर करूं। तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि जितना भी डाटा इसमें होगा सारा मैं लेके जाऊं।
मैं कुछ डाटा उसमें से ट्रांसफॉर्म करके ले जा सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट क्या होगा, ये वाला कॉलम, इसका कोई कॉलम 1 है, वो इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ कॉलम 3 के साथ इस डेटाबेस के। ओके ओके सर, ठीक ठीक है, ओके फाइन। तो ओके हम आगे सर। चलते हैं। अब इसको जरा एनालाइज करें आप सब बेटा, और मुझे बताएं कि आप एक क्रूज शिप कंपनी के मालिक हैं। क्रूज शिप क्या होती है, जो कि टूर्स वगैरह जिस तरह हम यहाँ लेके जाते हैं बसेस पे, वो क्रूज शिप के ऊपर लेके जाते हैं। एंड वांट अ डाटा वेयर हाउस क्रिएटेड फॉर द कंपनी। व्हाट डू यू चूज टू बी द मेजर एरियाज दैट यू वांट टू कवर इन डाटा वेयर हाउस? यू विल आल्सो हैव टू जस्टिफाई द एरिया यू चूज। तो अब तक के स्टडी के बाद कौन बताना चाहेगा कि आप क्रूज शिप के मालिक हैं, आपको क्या, आप किस टाइप का एनालिटिक्स जनरेट करना चाहते हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास? सोचें थोड़ा सा, और आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं, गिवन यू द परमिशन, तो मुझे बताएं। बेटा दीज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू पार्टिसिपेट। जो भी आपके जहन में आता है कि क्रूज शिप के ऊपर आप किस तरह का इंसाइट जनरेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर का डिसीजन करें। कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं सोच पा रहे, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्रूज शिप के टूर की, क्या हो सकती हैं वो? वेदर कंडीशंस के ऊपर एनालिटिक्स जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा लोगों को जो कि वेल पेड हैं, जो कि जाते हैं क्रूज शिप के ऊपर, तो वो जो क्रूज शिप पे जाते हैं लोग, उनको छुट्टियां कब हैं, ठीक है, या फिर किस सीजन पे हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे एनालिटिक्स शायद हमें रिक्वायर्ड हो, और हमारे जो कस्टमर बेस है उसके एनालिटिक्स रिक्वायर्ड हो कि किस कंपनी से कितने हमारे कस्टमर जाते हैं। तो हम उस स्पेसिफिक कंपनी को, हो सकता है, या उस स्पेसिफिक सिटी के लोगों को कोई एक प्लस पॉइंट दे दें, कोई एक सेल टाइप की चीज शो करा दें कि आपको 20% डिस्काउंट हम देंगे। तो उनको मजीद हम इंटरेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के लोग ज्यादा टूर्स पे जाते हैं एज कम्पेयर टू मुल्तान, तो हम इस्लामाबाद वालों को डिफरेंट पैकेजेस मजीद दे सकते हैं और मजीद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो हैं एनालिटिक्स हम जनरेट कर सकते हैं, इनसाइट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। बट अभी आप देखिएगा अगली स्लाइड पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, ये देखें। डू यू गेट एवरी पॉसिबल डाटा फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन लेटर? क्या आपको तमाम डाटा चाहिए होता है तमाम सोर्सेज से, अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है? मैं अभी इसका आंसर करके हटा हूँ यहाँ पे। नो सर, नहीं। बिल्कुल नो सर खुजैमा, वेरी गुड बेटा। सो अभी खुजैमा का ही क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर करते हुए बताई थी ये चीज। वी हैव एन एग्जांपल दैट इज व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ रूम सर्विस वेजिटेरियन मील ordered by passengers who were on their third cruise with Captain Grumby in command, and in which a half-day stop was made in Grand when its temperature was between 75 and 80 डिग्री। अब ये एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जरा रीड करें और बताएं क्या ये कोई वैल्यू जनरेट करेगा? अगर इसका हम आंसर कर भी दें, डाटा के ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म कर भी दें, हमें क्या मिलेगा इसमें से? डू सच क्यूरीज है बिजनेस वैल्यू? क्या इसकी कोई वैल्यू है, कोई इनसाइट्स की वैल्यू है जो हम इसमें से निकालेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए? कोई वैल्यू आपको समझ आ रही है इसकी? कोई फायदा होगा हमारे बिजनेस को, कोई रेवेन्यू को? एंड रिजल्ट क्या है? रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए, पैसे आने चाहिए बेसिकली। सो यस सर होगा। क्या होगा उसामा? सर अगर पैसेंजर्स वेजिटेरियन ज्यादा हैं तो फिर हमें वेजिटेरियन डिशेस ज्यादा लेके आनी पड़ेंगी। वेरी गुड फाइन। और इसके जो सेकंड पार्ट है उसको भी देखें जरा, कि हाफ डे स्टॉप किया यहाँ पे किया और तब टेम्परेचर किया था, इसका कोई फायदा होगा? ये सर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर बात है सर इसका तो फिर पैसेंजर्स पे डिपेंड करता है कि क्या चाहते हैं वो लोग। और नहीं यार, एयर कंडीशन है एसी। उसामा, वो यस ऐसा तो सर। नहीं है कि हम धूप में बिठाया होगा बस की छत के ऊपर, तो वो तो पूरा एक सेटअप है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सेकंड पार्ट है उसका कोई फायदा होगा। सही। हाँ, अगर यहाँ वेदर कंडीशंस की कोई बात होती तो फिर हमें फायदा हो सकता था, या जाना कब चाहिए, किन वेदर कंडीशन में जाना चाहिए, प्लस कितने दिन के लिए जाना चाहिए, वो तमाम वेदर कंडीशन मैं बताऊँ जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है जो आपने बताया उसामा, कि हम वेजिटेरियन डिशेस ज़्यादा ला सकते हैं अगर हम इस टाइप का छोटा सा एक बिजनेस क्यूरी जनरेट करें। बट एज ए ओवरऑल क्वेश्चन इसकी कोई बिजनेस वैल्यू एज सच है नहीं। सो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज द डाटा डंप अप्रोच। राइट इट डाउन
दिस इज डाटा डंप अप्रोच, कि जिसकी कोई बिजनेस वैल्यू ना हो। अब ये चीज कहीं पे आगे आपको किसी लेक्चर में, किसी स्लाइड में नहीं मिलेगी, ये इस क्वेश्चनियर के अंदर मिलेगी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं पेपर में पूछूं कि मुझे एक क्वेश्चन जनरेट करके दें आप, मतलब फलानी कंपनी है या कोई भी कंपनी आप रियल टाइम की सोच लें, आप उसके ऑनर हैं, और मुझे एक डाटा डंप अप्रोच का क्वेश्चन भी बताएं, तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई इनसाइट की वैल्यू ना हो, जिससे कोई रेवेन्यू ना जनरेट हो रहा हो हमें। आर वी क्लियर ऑन दैट? देन वी हैव अ सिंपल सॉल्यूशन। ये आप देख लीजिएगा बेटा, डाटा मार्ट्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल। डाटा मार्ट्स आर ऑफन बिल्ट एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जी फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज? सर जैसे कि आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेट ना नहीं होना चाहिए डंप अप्रोच में, तो वो जो नहीं नहीं वेजिटेरियन वाला सीन। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि जो भी हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन देखें ना आप, अगर आप वो पार्ट ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आप माइनस कर देते हैं, दैट इज ओके, तो हमें कोई वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर हम इस तमाम क्वेश्चन को आंसर करने जाते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं है इतना प्रोसेसिंग मजीद करने का। सो ओवरऑल क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये डाटा डंप अप्रोच में आ रहा है। बट अगर उस पार्ट को आप निकाल लें इस क्वेश्चन में से, तो बिल्कुल आप ठीक जनरेट कर रहे हैं इनसाइट्स, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग भी कम लगेगी। ठीक हो गया? और जो हाँ, जल्दी आपको वो एक वैल्यू भी जनरेट करके देगा, जैसा कि उसामा ने भी बताया। बट ओवरऑल क्वेश्चन है डाटा डंप अप्रोच में जाता है कि हमें इतना ज्यादा मजीद आगे इसको प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं थी जो हम करते जा रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक ठीक। ओके ओके फाइन, म्यूट कर लें आप। वो यार डाटा मार्क्स, जैसे कि अभी मैम ने वो देखा भी। अच्छा, वो ये अब जियोग्राफिक बाउंडेड डाटा, रॉकी माउंटेन्स में डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि अभी हम वो वेदर कंडीशंस की बात कर रहे थे। सो डाटा मार्ट के अंदर हमें जियोग्राफिक बाउंडेड डाटा भी आ सकता है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बाउंडेड भी आ सकता है कि कमर्शियल है, रिटेल का है, या किस टाइप का डाटा है। सो ये आप लोगों का एक लर्निंग असाइनमेंट है कि आप फंक्शन बाउंडेड, ऑर्गेनाइजेशन बाउंडेड, जियोग्राफिक बाउंडेड डाटा मार्ट्स के अंदर डाटा किस किस टाइप का होता है, मार्केट बाउंडेड डाटा, ये सारा कुछ आप खुद रीड आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, उसामा, सुल्तान, फातिमा एंड ओवरऑल पूरी क्लास, खुजैमा, खिजर, जिस स्लाइड पे जिस लाइन में मसला होगा ना, मैं दोबारा बताऊंगा दैट, और हर क्लास के स्टार्ट पे पूछूंगा प्रीवियस लेक्चर के बारे में। ठीक है? तो आपने ये देखना है मेटा डाटा क्या होता है, डाटाबेस में पढ़ा था, डाटा अबाउट डाटा, द स्केलेटन स्ट्रक्चर। डिटेल डाटा क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। लाइटली समराइज डाटा, हाईली समराइज डाटा। आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते जा रहे हैं, अपने बिजनेस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए समराइज करते जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते जा रहे हैं डाटा का। देन वो क्वेरी मैनेजर, वो लैब टूल्स, जैसा कि मैंने आपको लैब टूल्स के बारे में कुछ बताया भी, द टैबलो, द पावर बी आई, दीज आर द लैब टूल्स। ठीक है? डाटा माइनिंग और इस तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो लैब टूल्स के ऊपर ही अभी हम हैं। सो या वी हैव द सोर्स 1 2 3, ये डिफरेंट हमारे, और मुल्तान की ब्रांच है, लाहौर की है, इस्लामाबाद की है, जहाँ से डाटा लोड हो रहा है हमारे वेयर हाउस में, डाटा वेयर हाउस में, टेरा डाटा में। ठीक है? एंड वी हैव द आर्काइव एंड द बैकअप डाटा। इसी डाटा वेयर हाउस में हमारे पास 30 डेज का भी डाटा पड़ा होगा, शायद हम एनालिटिक्स जनरेट कर रहे हैं 5 दिन के ऊपर, किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं 6 दिन के डाटा के ऊपर, बट हमारे पास क्या है, 6 से ज्यादा का भी डाटा पड़ा होगा इसमें। ठीक है? मतलब स्टोर होगा। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। जो लर्निंग असाइनमेंट है आपकी, वो बेसिकली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप ऐसा तरह ना कीजिएगा कि सर ने टाइम नहीं लगाया टिपिकल आर्किटेक्चर पे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जितना भी सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा ही। अच्छा, इसके अलावा मार्केट बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड, ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ये एक लर्निंग असाइनमेंट है। इसके अलावा बाकी सारा मैंने खुद आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, और आने वाले लेक्चर के बारे में भी, टीएल, ईएल, टीएल, उसके बारे में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, बताया है आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। अभी मैं आपको जल्दी से शो करा देता हूँ आपके अटेंडेंस वाली सीन सारा, कि ओके, क्या आपकी अटेंडेंस हो चुकी है या नहीं हुई। ये रिफ्रेश पे ही चला गया, तो देख लें आप लोग। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो प्लीज डू रेज हैंड, मुझे बताएंगे, मैं भी लगा दूंगा। एब्सेंट है हमजा अली, सो हमजा अली एब्सेंट है, तो मैं उन्हें एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। सैयद शाहनवाज भी एब्सेंट हैं आज हमारे पास। इसके बाद अब्दुल्ला फयाज जमाल, ये भी एब्सेंट में आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं बेटा। हारिस भी एब्सेंट हैं, राजा मोहसिन, फातिमा इकबाल,
देन वी हैव अब्दुल माजिद खान, कायनात, शफान एज यूजुअल। कायनात आप प्रेजेंट हैं तो अटेंडेंस खुद लगानी है ना बेटा, क्यों नहीं लगा रहे आप? कायनात मैं अभी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। सर मैंने मार्क कर दी है आपने कर दी, कब की है? सर। मैंने आई थिंक सो 9 बजे के टाइम की है, मेरा इंटरनेट ही नहीं आ रहा नहीं था। नहीं, फिर वो नहीं हुई होगी ना। चले मैं भी कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको जरा सही तरीके से मार्क करें, ठीक है। सबील इज ओके एब्सेंट सर। टू, सर मेरा भी थोड़ा लेट आया था। उजैर इज एब्सेंट टू। जमाल आपने तो क्लास को कहा हुआ है जी क्लास ही नहीं होनी, लेट भी आए हो तो अटेंडेंस में मार्क करो ना बेटा। रिमिशा इज एब्सेंट, शहरियार तोकीर, शामुल हक, फादुल्ला सर प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट है तो मार्क करें ना अटेंडेंस, खुद क्यों नहीं सर करते की आप लोग? थी, सर नहीं, की भी है। नहीं हुई हुई ना बेटा, 9 आपके सामने नहीं हुई बजे की। बेटा। सर एलएमएस तो खुद लगानी होगी अटेंडेंस। और क्या कह रहे हो आप जमाल? आपने क्लास को क्यों कहा हुआ है जी क्लास नहीं होनी आज कोई? सर प्रेजेंट सर सबको पता है सर, वो हमारा अपना अपना ऑफिशियल ग्रुप है उधर, हम शुगल मेले ही लगाते हैं। जी, जो शुगल मेल उधर आप सर सबको लगाते हो, पता है क्लासेस। जो शुगल मेल सर लगाते हो वो सबको आगे आगे रिपोर्ट हो चुका है आपका शुगल मेल, और आपके क्लास फेलो नहीं आके किए। सर किसने किया ये भी बता दे सर। बच्चों की तरह मैसेज कर रहे होते हैं क्लास होगी किस टाइम होगी, टाइम टेबल जब सब कुछ शेयर है। तो बेटा आप तो गलत इन्फॉर्मेशन ना अपलोड करो ना। अच्छा जमाल मुझे अटेंडेंस लगाने दो, आपकी रह जाएगी, आपकी मेरे ख्याल से मैंने एब्सेंट की हुई है, तो अटेंडेंस खुद लगानी है। हैंड डाउन कर लें यार शरियार, आपकी मेरे ख्याल से मैंने लगा दी, आपने देख भी लिया होगा मेरी स्क्रीन पे। नेक्स्ट टाइम मैं किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, प्लीज अपनी अटेंडेंस खुद लगाएंगे आप। शरियार आपने देखा आपकी अटेंडेंस मार्क होगी है, जमाल आपकी मैंने कर दी है। अटेंडेंस भी खुद मार्क करनी है जमाल, बच्चों की तरह, मतलब ये नहीं करना कि सर आप मार्क कर दे, ठीक है। नहीं सही है सर, ओके। ओके, तो बेटा इस तरह ना क्या करो, आपको पता है आपकी क्लास में बच्चे बहुत हैं तो वो यही समझते हैं क्लास नहीं होनी, फिर जमाल ने कह दिया है, वो हमारा सीआर है, टीचर है। हाँ सर वैसे सुनते नहीं है मेरी, सर इस मामले में सुन रहे हैं। हाँ देख लो, ये ऐसा ही है बेटा। अच्छा हमजा अली, शाहनवाज अब्दुल्ला, ये एब्सेंट जो है उनके नाम कॉल कर रहा हूँ। हारिस, राजा मोहसिन, फातिमा इकबाल, अब्दुल माजिद, शफान, सबील, उजैर, शफीक एंड रिमशा, तनवीर, शहरियार, नहीं शहरियार आप प्रेजेंट हो, एच शामुल हक, ये सारे एब्सेंटीज हैं, ठीक है। एंड वी हैव राजा तैयब एंड उस्मान अली भी एब्सेंटीज हैं। मैं सेव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम। उसामा अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ समझ नहीं आई, आई एम अवेलेबल, अभी भी बैठा हुआ हूँ, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसामा आप आएंगे, उसामा, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, बट मेक इट श्योर। अपलोड करेंगे ना आप रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड मैं, मुझे ना थोड़ा टाइम देना है आपने, मैं घर जाके ना इसको थोड़ा कन्वर्ट करूंगा। यार मेरे अपना नेट चला गया है, एक मिनट बैठो सारे मेरे साथ। एलएमएस पे जाओ ना आप लोग यार, खुद भी मार्क कर लो, अभी टाइम है मेरे ख्याल से, या मैं देख लेता हूँ दोबारा। नहीं सर अटेंडेंस की तो खैर है, आप लेक्चर अपलोड करेंगे ना? शहरियार मैं सारे लेक्चर अपलोड करता होता हूँ और ये भी करूंगा, बट मैं थोड़ी सी इसको एडिट करके अपलोड करूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा बस। इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं होगा, मैं भूल जाऊं तो सीआर या आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके कह सकते हैं, लेकिन आपके लेक्चर वीकली वाइज अपलोड हो जाएंगे, वीडियो भी, और आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आर यू क्लियर ऑन दैट शेयर यार? ये मेरे साथ थोड़ा सा बैठे रहे आप लोग, मैं देखना चाह रहा हूँ अटेंडेंस का क्या मसला हो रहा है। एलएमएस तो डाउन नहीं हो गया, ये भी हो सकता है ना जी। आप कुछ कहना अगर चाहते हैं तो कहें, मैं बस आपकी वो अटेंडेंस फाइन देखना चाह रहा हूँ बेटा, बाकी कुछ भी नहीं।